हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रोबिन सिंह। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रोबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने चुने हैं 10 ऐसे कमेंट, मुझे लगा कि इनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं पढ़ता हूँ पहला कमेंट। तो दोस्तों ये जो पहला कमेंट है ये है अली असगर सैयद। इस आईडी से मेरे पास ये कमेंट आया और उन्होंने मुझे बोला कि सर ये जो फ्रॉक कुर्ती जो होती है, अगर उस फ्रॉक कुर्ती को नॉर्मल बनाना हो तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको बताऊं उसके लिए करना क्या होता है। अगर आपके पास फ्रॉक वाली कुर्ती है, फ्रॉक वाली कुर्ती में एक्चुअली इस जगह होती है चोली। तो जो यहाँ पर चोली होती है, चोली में या तो डली होती है प्लेट्स या फिर बारीक बारीक चुनट डली होती हैं। तो बिल्कुल आसान है, आपको पहले चोली को अलग करना होगा और उसके बाद दोस्तों उसके अंदर जो भी चुनट या फिर आपने प्लेट डाली है उनको प्रेस करके सीधा कर लें और जो अभी आपका साइज हो, साइज के अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल सीधा करके आप उसको स्ट्रेट कुर्ती बना सकते हो। बट अगर आपका जो कुर्ती है अगर वो अम्ब्रेला स्टाइल में है तो वो स्ट्रेट नहीं बन सकती, क्योंकि अम्ब्रेला जो कुर्ती होती है वो उरे भी कटती है और जब हम उसको सीधा करेंगे तो उसमें जो साइड में जो चाक बनते हैं उसमें झोल आ जाता है। तो इसलिए अगर आपका फ्रॉक कुर्ती है और उसमें प्लेट्स हैं तो ही वो आपकी सीधी कुर्ती बन सकती है। दूसरा कमेंट है कि वेरी नाइस सर, पीस की पेमेंट कितनी देनी होती है। ये हैं परमजीत संधू। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई वर्कर है तो उसे आप किस हिसाब से उसके पेमेंट करते हो। तो ये तो डिपेंड करता है आप कितनी स्टिचिंग लेते हो, उस हिसाब से जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगे कि इतना मार्जिन मेरे को बचता है उस हिसाब से उसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स मैं सूट सलवार है जो सिंपल उसकी स्टिचिंग लेता हूँ 300 रुपये। तो मुझे सारे कारीगरों का पेमेंट करने के बाद मुझे आराम से 150 रुपये बच जाते हैं। यानी कि 150 रुपये के मार्जिन के अंदर मैं सूट सलवार जो मेरे वर्कर करने वाले हैं या तुरपाई करने वाले सबको मैं पे कर देता हूँ। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना कारीगर से इस चीज़ का रेट फिक्स कर सकते हो। तीसरा जो कमेंट है वो है गोलू खान। ये कह रहे हैं कि सलवार के पोंचे क्यों घूमते हैं ब्रो। तो फ्रेंड्स इनका जो सवाल है कि सलवार के पोंचे क्यों घूमते हैं, इस तरह से मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिले हैं। तो इस जो कमेंट का जो जवाब है दोस्तों वो मैं प्रैक्टिकली दूंगा और वीडियो के अंत में ही इस सवाल का जवाब मैं दे पाऊंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अंशुल सिंह कहते हैं कि भाई फ्रंट के आर्म होल के बराबर बैक का कट गया है, कैसे ठीक करूं प्लीज़ टेल मी। इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम सूट या ब्लाउज़ के जो आर्म होल की कटिंग करते हैं और आर्म होल की कटिंग हम आगे से करते हैं, थोड़ी उसको एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, तो इन्होंने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग बराबर कर ली है। यानी कि जो पीछे का आर्म होल है वो भी इन्होंने काफ़ी गहरा काट लिया है। तो उससे दोस्तों होता है क्या कि जो पीछे की तरफ यूँ खिंचाव आता है तो वो फिट ही नहीं बैठ पाता। तो इसका एक ही इलाज है कि अगर आप पीछे से गला डीप करोगे तो कुछ हद तक ये आपका ठीक हो सकता है, बाकी इसका कोई भी हल नहीं है। अगर छोटा गला है तो वो तो पहना ही नहीं जाएगा, आपको गला कम से कम 8 से 10 इंच के बीच में गला रखना पड़ेगा। डीजे, ये डीजे का कमेंट है साहब। ये कह रहे हैं कि पीस रेट वाले कारीगर फिनिशिंग से काम नहीं करते, क्योंकि क्वांटिटी का चक्कर होता है, क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको काम को करना चाहते हैं। और जो सैलरी वाले कारीगर होते हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते, बहुत प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो कारीगर है अगर हम उनको रखते हैं सैलरी पर, तो वो उस समय वो सैलरी पर अगर जब कारीगर को हम रखते हैं तो वो क्या है कि ज़्यादा काम नहीं करते, उनको पता ही हमें फिक्स सैलरी मिलनी है, ज़्यादा काम करके करना क्या है। और अगर हम कारीगर को रखते हैं पीस रेट पर तो कारीगर जो होते हैं वो काम को पूरी तरह से रोन देते हैं, यानी काम में फिनिशिंग नहीं होती। तो करे क्या। तो इसका भाई एक ही इलाज है कि मेरा तो हमेशा से एक ही जो है सुझाव रहता है, जिनका भी बुटीक है अगर आपके पास कोई वर्कर हैं कारीगर हैं तो आप उनको पीस रेट पर ही उनसे काम करवाएं और उनके साथ जो आपका रवैया बिल्कुल दोस्ताना होना चाहिए, दोस्तों की तरह उनसे रखें, उनके ऊपर अपना रोब ना जमाएं, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, पूरी टीम का इसमें वर्क होता है, ये पूरा टीम वर्क होता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि अपने कारीगर को मैं थोड़ा उसको दबा के रखूँ, भाई मैं ठीक है मैं तो तेरा मालिक हूँ, तो ऐसा काम नहीं चलता। कारीगरों के साथ ऐसा दोस्ताना रवैया रखें, उसको बोलें भाई ठीक है यार अच्छा काम करो, फिनिशिंग से काम करो, अपनी दुकान है अपनी बुटीक है। तो इस तरह से आप व्यवहार रखोगे तो कारीगर भी आपके साथ खुश रहेगा। नमिता राव ये कह रहे हैं कि ओल्ड लेडीज जो 70-75 साल की होती हैं उनके सूट की ड्राफ्टिंग और कटिंग कैसे करें, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो नमिता राव जी, जो अक्सर मेरे पास काफ़ी इस तरह की ओल्ड लेडीज़ आती हैं जिनकी एज 70 से 75 साल की होती है, तो उनके सूट की कटिंग कुछ स्पेशल कुछ नहीं होता। एक्चुअली इस तरह की जो लेडीज़ होती हैं जब ओल्ड एज में पहुंच जाती हैं तो फिटिंग के सूट तो जनरली वो पहनेंगे ही नहीं, उनको थोड़े ढीले ढाले सूट ही चाहिए। तो जहाँ हम सूट की जो नॉर्मल फिटिंग में जब लूजिंग करते हैं तो
3 इंच के करीब हम रखते हैं, तो आप थोड़ा उनका लूज ही लें बस, उसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं करना। थोड़ा लूज सूट पहनते हैं तो आप 3 की जगह 4 इंच लूज ही दे दें। बाकी हर किसी का भी अपना टेस्ट है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बुजुर्ग लेडीज है ढीला सूट ही पहने, हर किसी का अपना टेस्ट है। बाकी नॉर्मल सूट की तरह ही कटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा गला इनका डीप नहीं होता, छोटा गला पहनती हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं। निशा अरोड़ा, सर प्लीज़ 3 या 4 साल की लड़की का पटियाला सूट की कटिंग और वीडियो भी बनाएं। तो निशा अरोड़ा जी, मेरी खुद की 2 बेटी हैं और फ़िलहाल मेरे पास मेरे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो गए हैं अपनी नानी के घर। वो जैसे ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि आजकल आपको पता ही लॉकडाउन के दौरान सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, तो वो गए हुए हैं। जैसे 15-20 दिन में वापस आ जाएंगे तो मैं अपनी खुद की बेटी का, जो कि एक 3 साल की है, एक 7 साल की है, तो किसी का भी नाप और कटिंग करके आपको बताऊँगा किस तरह से पटियाला सूट के बच्चे की कटिंग और उसकी स्टिचिंग होती है। मन्नू विजन, बहुत लंबा कमेंट लिखा भाई इन्होंने। ये कह रहे हैं, हेलो सर, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। आपने बहुत ही अच्छी बातें समझाई हैं जो हर कोई नहीं बताता, इसके लिए आपका थैंक्स। सर आपने ये तो बता दिया कि सूट के लिए अस्तर किस तरह लेना है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा किस नाप के ब्लाउज़ के लिए हमें कितना अस्तर लेना होगा। प्लीज़ सर, अगर हो सके तो एक ऐसा वीडियो ज़रूर बनाएं कि जिससे हमें ये पता लग सके कि ब्लाउज़ में कितना अस्तर लगता है नाप के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है, पहले तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मन्नू विजन जी, आपने इतना लंबा कमेंट आपने लिखा है, इसके लिए धन्यवाद। बट इतना लंबा कमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपका जो है, मैं जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ब्लाउज़ में नाप के अकॉर्डिंग कितना अस्तर लगता है। तो इसमें कुछ भी डाउटफुली कोई बात है नहीं। एक्चुअली साड़ी में जो पीस आता है, अगर हम साड़ी में से ब्लाउज़ बना रहे हैं तो जनरली 80 सेंटीमीटर आता है, किसी में थोड़ा बड़ा भी आता है, किसी में 90 सेंटीमीटर आ जाता है, और या फिर किसी में 1 मीटर भी आ जाता है। तो अगर कोई आपके स्लीव्स में अस्तर लगवा रहा है बाजू की में, तो 80 सेंटीमीटर अस्तर सफिशिएंट रहता है। अगर साइज़ किसी का हेल्दी है तो उसके लिए ब्लाउज़ का कपड़ा भी हमें ज़्यादा लगता है उसके अंदर। अगर ब्लाउज़ में कोई बाजू में अस्तर नहीं लगवा रहा तो आपका आराम से 70-65 सेंटीमीटर में ही अस्तर आपको सफिशिएंट रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी आपका जिस साइज़ का ब्लाउज़ बन रहा है उसमें उतना ही अस्तर लगता है। तो इसमें कोई ज़्यादा डाउटफुली वाली कोई बात है नहीं कि कितना ब्लाउज़ में कितना अस्तर लगता है। मनप्रीत जी कह रहे हैं कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जब आपने फर्स्ट टाइम स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया था तो शुरू में क्या क्या प्रॉब्लम होती थी, प्लीज़ बताएं, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए स्टिचिंग का काम करते हुए, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मनप्रीत जी, देखो, कोई भी काम आप शुरू करते हो तो कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो शुरू में हर किसी को आती है। हालांकि मैं अपने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में क्लियर कर चुका हूँ। जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2-3 महीने तक तो स्ट्रगल कम से कम करना ही पड़ता है। लेकिन आप जैसे बता रहे हो कि मुझे 2 साल हो गए, तो 2 साल का मतलब है कि काफ़ी लंबा टाइम आपको हो गया है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम शायद हो सकता है कि या तो आपके काम में हो, जैसे आप बता रहे हो कि आपको काम भी आता है, या तो अगर आपके काम में कमी है, या फिर मुझे लगता है कि हो सकता है कि जिस जगह भी आपका बुटीक है या फिर आपका घर है जहाँ से आप काम करते हो, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो। तो अपने रीच एरिया को बढ़ाएं, आप लोगों तक अपनी पहुँच को बढ़ाएं। अगर आपको काम अच्छा आता है तो ज़रूर आपका काम चलेगा। यह है नुच्ची प्रजापति, नमस्कार सर, दिन में कितना सूट तैयार करना चाहिए ताकि हमारी फुल कैपेसिटी प्रयोग हो जाता है। तो एक्चुअली दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं एक दिन में कितने सूट बना लेता हूं। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो इस कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने ये वीडियो को तैयार किया है कि इनका कहने का मतलब ये कि सर एक इंसान को एक दिन में कितना काम करना चाहिए जिससे कि उसकी पूरी कैपेसिटी यूज़ हो जाए। तो दोस्तों, जनरली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 2006 के बाद मैंने स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि 2006 में ही जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, बुटीक खोला था, तो 2-3 महीने तक मुझे काम करने की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद मेरे साथ वर्कर मेरे जुड़ते गए, तो मैं सिर्फ कटिंग करता हूँ और अपने कस्टमर्स को अटेंड करता हूँ। तो मेरे पास तो काफ़ी वर्कर हैं। तो अगर फिर उससे पहले जब मैं स्टिचिंग करता था तो एक सिंपल जो सूट होता था, बिल्कुल सिंपल सूट, उसको मैं बना लेता था ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर, और इस तरह से आराम से मैं 10-12 सूट, सिंपल सूट में बना लेता था। बट दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सिंपल सूट तो आप बना लिया। कई बार ऐसा भी होता है
कि एक एक सूट में पूरा पूरा दिन लग जाता है। अगर मान ली कोई हैवी डिज़ाइन वाला सूट आपके पास आ गया, उसमें बाजू में भी डिज़ाइन है, गले में भी डिज़ाइन है, हर जगह डिज़ाइन और अस्तर वाला भी है, मोती वाला है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बट दोस्तों जनरली इतना मैं कह सकता हूँ, अगर इंसान को खुद ही कटिंग करके खुद ही सूट बनाना है, बुटीक भी चलाना है, अगर वो अकेला है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर 8 घंटे काम करता है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा कोई बंदा 3 या 4 सूट बना सकता है, इससे ज़्यादा सूट नहीं बना सकता। तो दोस्तों ये तो थे सारे कमेंट जिनका मैंने जवाब दे दिया। अब रह गया हमारा लास्ट कमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सलवार के पोंचे क्यों घूमते हैं। तो गोलू खान जी, ये है स्पेशल आपके लिए वीडियो। देखिए, आपने मेरे से पूछा है कि सलवार के पोंचे क्यों घूमते हैं। तो जो होता क्या है जी, जब हम सलवार के पोंचे बना लेते हैं तो पोंचे बनाने के बाद जब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं तो हम करते क्या है, सिर्फ ये इस साइज़ को नाप लिया और सीधी सिलाई लगा दी। बट हम दोस्तों एक चीज़ जो स्पेशल होती है उसको तो हम नापते नहीं, उसको हम ध्यान देते नहीं। कई बार क्या होता है, पोंचे बनाते समय जैसे ही आपको दिख रहा होगा ये 2 सिलाइयाँ दिख रही हैं, जिसको ये कली और कुंदे वाली सिलाई हैं ये, तो हम ऐसे कैसे लगाते हैं, इसको ऐसे नहीं लगाना। आपकी ये सिलाई और ये सिलाई आपस में मिलनी चाहिए। ये देखें, ये सिलाई से सिलाई आपकी मिलनी चाहिए और उसके बाद आपका जो भी पोंचे का साइज़ हो उस अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है। अब जैसे ये सिलाई से सिलाई तो मैंने मिला ली है, अब आप देख रहे हो एक तरफ ये पोंचा बढ़ रहा है, एक तरफ कम है, तो हम करते क्या है कि यूँ सिलाई लगा दी और ये सिलाई को देखा नहीं, अब एक सिलाई इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो इस चीज़ की वजह से दोस्तों जो हैं पोंचे हैं वो हमारे घूम जाते हैं। एक तो कारण होता है ये देखिए दोस्तों, सिलाई मिलाएंगे और फिर इसको नाप के आपको यूँ लगानी, फिर जो भी आपका छोटा बड़ा है उसको कटिंग कर लें। एक तो कारण होता है ये पोंचे घूमने का। और जो दूसरा कारण होता है दोस्तों वो होता है जब भी हम सलवार में बेल्ट लगाते हैं और बेल्ट की जो प्लेट्स होती है उसका बहुत बड़ा काम होता है। बेल्ट की जो प्लेट होती है आपको बराबर दूरी पे रखनी है, उनका बीच का गैप बिल्कुल बराबर हो। अब ये चीज़ अगर आप बराबर रखोगे तो आपकी बेल्ट बिल्कुल शेप में अच्छी लगेगी और जो पोंचे हैं वो भी अपनी फिक्स जगह पे स्थिर रहेंगे। इससे क्या है, आपके पोंचे भी नहीं घूमेंगे पीछे की तरफ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास करा है कि आपके जो कुछ कमेंट थे उनका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो काफ़ी हद तक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।